अन्ना जी, इस इंदौर में अगर एक नंबर का कोई शहर कहा जाए, कोई जगह कही जाए जहां सबसे प्रभावशाली और ताकतवर आंदोलन चला, तो वो इंदौर आएगा उसका नाम। और इस बात को मीडिया ने भी स्वीकार किया था पूरे मध्य प्रदेश में और देश के अंदर, जिस तरीके से युवा यहां पर इस आंदोलन के साथ में जुड़ा था। साथियों, मध्य प्रदेश में अन्ना जी 5 जुलाई को आए थे। आज ये आखिरी सभा है और कल का दिन था। कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे प्रदेश के मुलाकात होनी थी, लेकिन संभव नहीं हो पाया। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं कार्यकर्ता साथियों से, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में आने के बाद में अन्ना जी जब आए थे तो पूरी तरीके से स्वस्थ थे और रीवा से लेकर अभी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे समस्याएं खड़ी हो गई। जिस तरीके की सड़कें मिली, उन सड़कों के चलते अन्ना जी को कमर का पट्टा भी लग गया, गले का पट्टा भी लग गया, अन्ना जी का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया और अन्ना जी के पैर में भी सूजन आ गई। और ऐसी परिस्थिति के अंदर ये जरूरी था कि अन्ना रेस्ट करें। उनके स्वास्थ्य से ज्यादा सर्वोपरि हम लोगों के लिए, हम सब साथियों के लिए कुछ भी नहीं है। साथियों, संत किसी के पीछे चला नहीं करते, उनके पीछे लोग चला करते हैं। लेकिन यह श्रद्धा का भाव इसलिए पैदा होता है कि अन्ना ने इस देश के अंदर कई किस्म के इतिहास रचने का काम किया है। आपको मालूम है, अन्ना जी फौज के अंदर थे और दुश्मनों का जब हमला हुआ, अन्ना के सब साथी शहीद हो गए, अन्ना अकेले बच गए। अन्ना ने सोचा कि ये मुझे जीवन दान ईश्वर ने दिया है और मुझे सेवा करने के लिए ये दूसरा जीवन मिला। अन्ना जी रालेगंज सिद्धि लौट गए। रालेगंज सिद्धि की कहानी इंदौर का हर नगर वासी जानता है, लेकिन केवल इतना कहना चाहूंगा, आप सब जानते हैं कि नशा मुक्त गांव है, लेकिन साथियों, देश और दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर नशाबंदी के प्रोग्राम चले, कई जगहों पर नशा मुक्त गांव बने, लेकिन कुछ महीने में, कुछ सालों के अंदर वो अभियान ठंडा पड़ गया। लेकिन रालेगंज सिद्धि के अंदर 16 साल हो गए, वहां पर शराब क्या, गुटखा और पाउच तक वहां पर आप नहीं खरीद सकते। ये एक सतत काम किया है, सूखे गांव को 3 फसल देने वाला गांव के अंदर तब्दील करने का काम किया है। उस दूसरी आजादी की लड़ाई के इतिहास का आज सबसे खास पन्ना इतिहास में इंदौर के नाम से जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? मैं पत्रकार हूं, आपने सुना 1952 में है जब हमारा संविधान बना। उस संविधान में देश कैसे चलेगा, बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस संविधान को देश को अर्पण किया और संसद में पास हुआ, आखिरी भाषण में बाबा साहब ने कहा था, नेट के ऊपर वो भाषण है, आप सब उसको देख सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था, हमने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाया है। ये बाबा साहब के शब्द कोट कर रहा हूं, हमने दुनिया में सबसे अच्छा संविधान बनाया है, लेकिन मुझे डर है भविष्य में राजनीतिक पार्टियां इस संविधान का क्या हाल करेंगी, मुझे नहीं पता। बाबा साहब का डर था और राजनीतिक दलों ने भारत के संविधान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। संविधान में जिस संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, उस संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल शब्द नहीं है। संविधान में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी वर्ड नहीं है। यहां होंगे वकील, रिटायर्ड जज, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, कहीं पर भी नहीं है। संविधान कहता है लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाएंगे। संविधान नहीं कहता कि पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाएंगे। संविधान नहीं कहता। वहां जो चूक हुई, वो चूक मनमोहन सिंह के इस झूठ में मिली, जो उन्होंने सबके सामने कहा कि मेरे ऊपर अगर कोई छींटा आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आज मनमोहन सिंह खामोश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आज की टिप्पणी के बाद भी। और राजनीतिक दल माफिया की तरह से हो गए हैं।
राजनीतिक दलों ने इस देश के लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है, कैद कर लिया है। पिछले 65 साल में आपको अगर कोई कानून ऐसे याद हो जिन कानूनों को लेकर के आप किसी अधिकारी, किसी सांसद, किसी मंत्री के पास जाएं और कहें ये मेरा हक है, मेरी मदद करो, ये कानून मेरे साथ खड़ा है, आपको कोई कानून याद नहीं होगा, सिर्फ एक कानून के, आरटीआई, सूचना का अधिकार। सिर्फ एक हथियार आज जनता के पास है जिसमें 10 रुपए के फॉर्म के ऊपर जब आप भेज देते हैं लोग कांप जाते हैं, और उस कानून को हमें देने का बुनियादी श्रेय अन्ना जी को है। अन्ना ने दूसरा कानून, जब भ्रष्टाचार नाक से ऊपर बढ़ गया तो अन्ना ने कहा कि मैं आमरण अनशन करता हूं। जब देश में कोई आवाज नहीं उठाता, मैं क्यों ऐसे संसार में, ऐसे देश में रहूं? कहा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूं, ऐसे क्यों कायरों के देश में अन्ना रहे। लेकिन जब अन्ना ने अनशन किया, देश के लोगों ने अन्ना को गलत साबित कर दिया। अन्ना रामलीला मैदान में थे और हर देश के हर कस्बे में, हर शहर में लोग अनशन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, और बच्चा बच्चा कह रहा था मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। ये लोगों ने, जो महिलाएं कहीं नहीं जा सकती थी, मैंने इसको रिपोर्ट किया है, वो अपनी कॉलोनी में सिर्फ प्रभात फेरी निकाल लेती थी और अन्ना जिंदाबाद का नारा लगाती थी। देश खड़ा हो गया था अन्ना के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उससे डर करके सारे राजनीतिक दलों ने, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, संसद की बैठक हुई। संसद की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ, अन्ना को आश्वासन दिया संसद ने, जन लोकपाल लाएंगे, क्योंकि जन लोकपाल नाम का हथियार अन्ना का दूसरा बड़ा तुर्क का पत्ता था इस देश के जनता के लिए, उसके हाथ में एक हथियार देने के लिए। अगर जन लोकपाल कानून बन जाता जैसा अन्ना ने चाहा था, आप में से हर आदमी किसी भी भ्रष्टाचारी को न्याय के दायरे में, जांच के दायरे में लाने का हकदार हो जाता। लेकिन इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, अन्ना से झूठ बोला, देश की जनता को धोखा दिया, प्रस्ताव पास किया। किस संसद ने प्रस्ताव पास किया? इंदौर के लोगों, आपको तो याद होना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी उस संसद में थे, सुषमा स्वराज उस संसद में थी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी उस संसद में थे, राहुल गांधी, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती उस संसद में थी, वामपंथी नेता उस संसद में थे। किस पार्टी का नेता उस संसद में मौजूद नहीं था? इन सब ने प्रस्ताव पास किया, 120 करोड़ लोगों को धोखा दिया, अन्ना को धोखा दिया, आपको धोखा दिया। 2 साल में किसी को याद नहीं आई कि जन लोकपाल बनाना है। ये झूठ बोलने की ताकत संसद में कहां से आई? क्योंकि ये संसद अवैध संसद है, ये संसद संविधान के खिलाफ संसद है। संसद में वो लोग बैठे हैं जिनको संविधान संसद में बैठने की इजाजत नहीं देता, यानी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। इसलिए इस संसद में ये हिम्मत आई कि वो 120 करोड़ लोगों से बेशर्मी के साथ झूठ बोल सके। मुझे अभी 2 बार इन्होंने कहा, भूतपूर्व सांसद, मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी अवैध संसद का सदस्य रहा हूं। आज चीन के खिलाफ कोई बयान न देने की जड़ में हिंदुस्तान की वो कमजोरी है जिसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के इस देश को खोखला कर दिया है। इसलिए दोस्तों, अन्ना निकले हैं जनतंत्र यात्रा पर। अन्ना को सिपाही चाहिए, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अन्ना को सिपाही चाहिए। ऐसे सिपाही चाहिए अन्ना को जो अपना 1 साल अन्ना को दे सकें। अन्ना को 1 साल देने वाले सिपाही चाहिए, पूरी जिंदगी किसी की नहीं चाहिए। जो यहां पर नौजवान हो, किसी उम्र के लोग हों, अगर वो अन्ना के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हों, अगर वो अन्ना की जनतंत्र की लड़ाई में उनका साथ देना चाहते हों, तो कृपा करके एक जेब से कागज निकालें, अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख करके मंच पर मेरे पास भेज दें। अन्ना उनको 1 महीने के भीतर बुलाएंगे, उनको आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे और किस तरह से इस देश में
किस मोर्चे पर उनको लड़ना है, इसका फैसला करेंगे। जय हिंद। मैं ये लड़ाई 25 साल से लड़ रहा हूँ, 25 साल हो गए। महाराष्ट्र में 25 साल से ये लड़ाई शुरू की भ्रष्टाचार के विरोध में, और महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए। हर पक्ष और पार्टी के, एक ही पार्टी नहीं, सभी पक्ष और पार्टी के 6 मंत्री घर चले गए। 400 से ज़्यादा ऑफिसर घर चले गए, भ्रष्टाचारी लोग। जब मैं रामलीला मैदान पर बैठा था, 12 दिन के बाद पंत प्रधान जी ने अपने मंत्री को भेजा कि अनशन छोड़िए, हमें आपके शहद की चिंता है। तो मैं बोला 3 बातें करो, संसद चालू है। एक, जनता की सनद संसद में लाओ। हर दफ्तर में जनता का काम, वो दफ्तर कितना दिन में करेगा, हर दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाओ। और उस समय में काम नहीं किया तो उस दफ्तर का प्रमुख कौन होगा, उसको फाइंड करो और वो पैसा सरकार जमा करो। पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। पैसा नहीं दिया तो चक्कर काटने के लिए लगा दें। अरे 26 जनवरी 1950 में मालिक बन गए ना जनता, और एमएलए एमपी ये सब सेवक है जनता के। सभी अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट जनता सर्वेंट सेवक, पूरे ऑफिसर जनता के सेवक। हम जिनको चुनकर भेजा वो जनता के सेवक। मालिक कौन है? जनता। चित्र क्या है आज? जो मालिक है उनको सेवक बनाया, और जो सेवक है वो मालिक बनकर बैठे। इस चित्र को हमें बदलना है। वो मालिक है, जनता मालिक है, मालिक रहना चाहिए। इसलिए कोशिश है। 25 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं, और ये प्रयास करते समय 26 साल की उम्र में मैं तय किया, यंग था मैं, युवक था, तब मैं तय किया जीवन में कि जब तक मैं जीऊंगा समाज और देश की सेवा करने के लिए जीऊंगा, और जिस दिन मरूंगा वो भी समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये मैं तय किया, व्रत लिया, जीवन में एक व्रत लिया। खतरा लगने लगा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने तय किया कि शादी भी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, ये मेरी धारणा होगी। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। गांव में मेरा घर है, खेती बाड़ी है, 3 भाई है। 40 साल हो गया घर में कभी गया नहीं, 40 साल हो गया घर में नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिले, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। 55 लाख रुपया, उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उसमें से जो ब्याज आता है 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बाकी कुछ रखा नहीं। लेकिन
मैंने जो बताया 7 कानून बनाए, 7 कानून बनाए। आरटीआई का कानून पहले हमने बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। 10 साल लड़ा वो। सरकार हाँ हाँ करती है लेकिन कानून बनाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठ गया और पूरे महाराष्ट्र की जनता खड़ी हो गई। 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और 2002 में पहले महाराष्ट्र में ये कानून लागू हो गया और 2005 में भारत सरकार ने लागू किया। मुझे विश्वास हो रहा है 120 करोड़ जनता जाग जाएगी नहीं पता नहीं, लेकिन 6 करोड़ लोगों को मैं संगठित करूंगा देश में। 6 करोड़ लोग, अगर 6 करोड़ लोग संगठित हो गए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हमें करना है, वो काम करना है। कोई पक्ष पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कोई राजनीति में कोई नेता का कोई लेना देना नहीं, समाज और देश। मैं व्रत लिया। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु हथेली पर है। इसलिए तो ये इतने बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूं। मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं। 2 बार मुझे 30-30 लाख रुपए की सुपारी दी मारने के लिए, अन्ना हजारे को खत्म करना। 30 लाख रुपए की सुपारी, लेकिन मारने वाले थे, उन्होंने कहा ये अन्ना के साथ में जो आदमी है ना, उनको हम मारेंगे लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे। जो कार्यकर्ता शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है, जीवन में त्याग है, अपमान पीने की शक्ति है और सच्चाई के मार्ग से चलता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते रहता है, भगवान ही रक्षा करता है। मैं तो अनुभव करता हूँ, इतना बार मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ लेकिन रक्षा किया भगवान ने। कई बार मुझे जेल में डाल दिया, कई बार। मैं बोला डालो, कितना डालना डालो। सवेरे सवेरे का नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है, क्या फर्क पड़ता है जेल में जाने से। अरे जेल में जाना ये अलंकार होता है कार्यकर्ताओं का, अलंकार। ये सोना चांदी अलंकार नहीं। समाज और देश के भले के लिए जो लोग जेल में जाते हैं वो उनका अलंकार बनता है, ये तो अलंकार है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं तय किया 6 करोड़ लोगों को संगठित करूंगा और 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए तो हो सकता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लगभग फिर से मैं होगा रामलीला मैदान और आप होगे तिरंगा लेकर रास्ते पर। जब तक जन लोकपाल नहीं आता तब तक हम रुकना नहीं। अभी जन लोकपाल आने तक मैं तो तय किया कि जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा मैं मरूंगा ही नहीं। जन लोकपाल आने तक तय किया मैं, जन लोकपाल लाना है। शरीर में प्राण है तब तक मैं लड़ते रहूंगा जन लोकपाल। और एक गरीब लोगों का दुख सहन नहीं होता, कितना तकलीफ होता है उन लोगों को। ये एयर कंडीशन में बैठने वालों को क्या पता चलेगा। संवेदनशीलता ही खत्म हो गई। ये राजनीति में बैठे लोग हैं ना, इनकी संवेदनशीलता ही खत्म हो गई, संवेदना रही नहीं जीवन में। मैं तो अपना जीवन में व्रत लिया, इसलिए ये कर रहा हूँ। एक तो जन लोकपाल और दूसरा जनतंत्र। जनतंत्र देश में लाना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की कसम लेकर प्रतिज्ञा करनी है कि मैं आगे आने वाले कोई भी इलेक्शन में, कोई भी चुनाव में पक्ष और पार्टी ने खड़ा किया गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू
ऐसे उम्मीदवार को मैं मेरा वोट नहीं दूंगा, सिर्फ चारित्रशील लोगों को दूंगा। बस इतनी चाबी लगा दो तो देश में ऑटोमेटिक ये पक्ष और पार्टी तंत्र नेस्तनाबूद हो जाएगा और जनतंत्र आएगा। ये हम लोग ने तय करना, ये तो इतना आसान नहीं है। मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है। अरे शराब की बोतल लेकर वोटिंग करते लोग, शराब की बोतल ढाबे पर पार्टी मिल गया तो भी वोटिंग करते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये का नोट मिल गया तो भी वोटिंग करते हैं। ऐसे स्थिति में लोगों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करना है। और मुझे विश्वास है कि ऐसे वातावरण अगर बनते जाए, जो हमारे सहदेव साहब ने बताया, वातावरण बनते गया तो एक दिन आएगा कि इस देश में जनतंत्र आया हुआ होगा, जनतंत्र आएगा इस देश में।